हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का सिर्फ हम यहाँ पे आज रिव्यू ही नहीं करने वाले, इनफैक्ट हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इक्विटी फंड को आप किस तरीके से रिव्यू कर सकते हो, किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। तो उसका एक पूरा टेम्पलेट आज इस वीडियो में हम रेडी करके दे रहे हैं। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को हमने यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है ताकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको समझा सको और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है आपका हाइजीन फैक्टर, लाइक ओरिएंटेशन ऑफ द फंड, कि फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो ऑब्जेक्टिव मेरे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से अलाइन होता है या नहीं होता। लाइक जैसे अभी हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का काम क्या है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इन्वेस्ट योर मनी इन अक्रॉस ऑल दी मार्केट कैप। यहाँ पे मार्केट कैप का मतलब है लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फंड मैनेजर अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, मार्केट के ओवरव्यू के हिसाब से आपका पैसे को किसी भी मार्केट कैप में रीएलोकेट कर सकता है। जिनको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करना है फॉर अ लॉन्गर वेरी पीरियड ऑफ टाइम, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी उनके लिए काफी बेटर ऑप्शन है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्च डेट कि जो जिस पर्टिकुलर फंड में मैं पैसा निवेश करने जा रहा हूँ, जैसे इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट द पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये बेसिकली 28 मई 2013 को लॉन्च हुआ था। तब से लेके अब तक रिटर्न सिंस लॉन्च कैसे रहे, 19.42%। अब यहाँ पे हम क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 नहीं होगा। तो यानी अगर हम इसको कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस वाइज, जो कि मैं अभी आपको आगे आने वाले बताने वाला हूं अभी जब ऐसे, तो हम इसको एनालिसिस के तौर पे देखेंगे कि ये निफ्टी 500 टीआरआई के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया है, जो कि इसका बेंचमार्क है, किसी ना किसी बेंचमार्क को रेप्लिकेट करेगा। अब इसके बाद जो जरूरी चीज आती है वो आती है एक्सपेंसेस, कि यानी फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर आपसे कितना चार्ज कर रहा है सालाना। इसमें दो ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, रेगुलर ऑप्शन और डायरेक्ट ऑप्शंस। अगर आपको किसी एडवाइजरी थ्रू जाना है तो वो रेगुलर ऑप्शंस आपको देगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर आप डू इट योर सेल्फ कस्टमर हो, आप खुद से मैनेज कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट प्लान्स में जा सकते हो। तो वहाँ पे कंपेरेटिवली कॉस्ट होगी। दोनों में सिर्फ डिफरेंसेस इतना है कि वहाँ पे कमीशंस इन्वॉल्व नहीं होते जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक्सपेंसेस 0.79, कंपेरेटिवली जितना कम हो उतना बेटर है, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन टू इन्वेस्ट योर मनी। ठीक है, एक्सपेंसेस में ज़्यादा लेने के बावजूद भी अगर फंड मैनेजर आर एबल टू बीट दी बेंचमार्क और आर एबल टू परफॉर्म बेटर, देन स्टिल इट इज़ गुड आइडिया कि आप कर सकते हो उस फंड के साथ में, लेकिन फिर जितना कम हो उतना बेटर है। अब फंड का एक्सपेंसेस है 0.79%। टर्नओवर में अभी आपको आगे समझाऊंगा। टर्नओवर का मैं एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ। टर्नओवर का मतलब है कि फंड मैनेजर का जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है इन द लास्ट 1 ईयर कितनी बार चर्न हुआ है। कितनी बार चर्निंग मतलब कितनी बार बाई और कितनी बार सेलिंग हुई है। जितना कम टर्नओवर रेशो होगा उतना अच्छा होता है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप के केसेस में चर्न टर्नओवर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस है कि लाइक ज़्यादा एक किसी पर्टिकुलर इक्विटी कंपनी में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जा सकता, नहीं तो आप टेक ओवर नहीं कर सकते हो। लार्ज कैप में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है तो टर्नओवर कम होगा। लेकिन जितने भी मिड कैप और स्मॉल कैप है, क्योंकि फंड मैनेजर को वहाँ पे चर्निंग करनी पड़ती है, तो टर्नओवर वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्योंकि लार्ज कैप का एक्सपोजर भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, तो यहाँ पे भी कंप्लीट टर्नओवर काफ़ी कंट्रोल्ड होगा, काफ़ी कम होगा। लेकिन वही जैसा मैंने बोला कि अगर फंड मैनेजर परफॉर्म कर पा रहा है, टर्नओवर रेशो थोड़ा सा ज़्यादा भी है, इट इज़ वेरी मच ओके। अब यहाँ पे ये करने के बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम और क्या देख सकते हैं कि फंड का एसेट एलोकेशन किस तरीके से डिवाइड है। इक्विटी में ऑब्वियसली इक्विटी फंड है तो इक्विटी में ज़्यादा होगा। ये मैं बेसिकली आपको टिकर टेप की वेबसाइट से बता रहा हूँ इक्विटी का कितना कंपोनेंट है, अभी कैश का कंपोनेंट कितना है, सेक्टर का वेटेज कैसा है। कि लाइक जैसे अभी हम देखेंगे आईटी सर्विसेज में, आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग में इस क्वार्टर में ज़्यादा होल्डिंग है, फिर उसके बाद प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा होल्डिंग है। तो इसकी वजह से आपको एक थोड़ा सा आइडिया ये भी लग जाता है कि फंड मैनेजर कौन से सेक्टर में आपका बैट लगा रहा है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। तो लाइक जैसे कि अभी आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में तकरीबन 18.45% का एलोकेशन है। अच्छा, काफ़ी बार मैंने देखता हूं कि लोग क्या करते हैं कि करंट होल्डिंग देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फंड की होल्डिंग कैसी है, स्टॉक्स कैसे, कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। ऐसा मुझे लगता है, आपका नजरिया अलग हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, बट ये इट डज नॉट मेक सेंस कि आप करंट होल्डिंग भी देखो और उसको एनालिसिस करो, स्टॉक्स को देखो कि कौन से स्टॉक्स में पैसा लग रहा है। आप सेक्टर का देख सकते हो, सेक्टर रोटेशन का देख सकते हो, एसेट वाइज एलोकेशन देख सकते हो, लेकिन स्टॉक्स का देखने का कोई सेंस इसलिए नहीं बनता कि अगर आपको स्टॉक्स की इतनी समझ है,
आपको पता है कि मुझे कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाना है, कौन से में फंड मैनेजर लगा रहा है। अगर आपको इतनी समझ है तो डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली बाय कर सकते हो ना स्टॉक्स। अगर आप ये जिम्मेदारी किसी पर्टिकुलर फंड मैनेजर को दे रहे हो जो आपके बिहाफ पे फंड्स को एलोकेट कर रहा है, स्टॉक्स को सेलेक्ट कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी उसी को दो। और इसलिए अगर आप इतनी समझ मतलब आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो फंड मैन, दैट इज द रीजन कि म्यूचुअल फंड इज द गुड ऑप्शन फॉर यू। तो उतना आपको डिग डीपर करने की कोई खास जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर के पास एक्सपर्टीज है, मुझसे आपसे सबसे ज़्यादा, उसको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है, तो वो ज़्यादा अच्छे से संभाल पाएगा कि किस में कितना एलोकेशन कर सकते हो, कितना एसेट एलोकेशन होना चाहिए। आप थोड़ा सा ये देख सकते हो कि लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है, बिकॉज ये वेक्टर आपको ये डिसाइड करेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। लेकिन स्टॉक्स को देखना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो जिम्मेदारी ऑलरेडी हमने फंड मैनेजर को दे दी है, जहां पे हम ऑलरेडी फी पे कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है रिस्क मैट्रिक। अब रिस्क मैट्रिक में हम क्या देख सकते हैं, काफी सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल है जहां से आप ये डेटा एनालिसिस कर सकते हो, लाइक मॉर्निंग स्टार हो गया, टिकर टेप पे भी अवेलेबल है, वैल्यू रिसर्च है, और भी काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप ये डिटेल्स देख सकते हो। लाइक उसमें आप देख सकते हो कि अल्फा कितना है, बीटा कितना है, शार्प रेशो कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं आपको। अल्फा का मतलब है कि ये पर्टिकुलर फंड एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर ट्रेलिंग पीरियड में कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर फंड का बोल रहा हूं, यानी जैसे इसी पर्टिकुलर फंड का 5 ईयर्स का जो अल्फा है दैट इज 6.76, इसका मतलब कि अगर कोई इंडेक्स, इस पर्टिकुलर फंड का जो इंडेक्स है दैट इज द निफ्टी 500 TRI, अगर वो मुझे 10% रिटर्न्स कमा के दे रहा है इन द सेम ट्रेलिंग पीरियड, दैट मीन्स कि मेरा जो फंड है दैट आर एबल टू जनरेट 16% आउट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना आपके लिए बेटर है, लेकिन कंसिस्टेंट अल्फा होना चाहिए। आप 3 साल का देख सकते हो, आप 5 साल का देख सकते हो। बीटा का मतलब है वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, यानी किसी पर्टिकुलर फंड में आपका मैं बोलता हूं कि 1% का बीटा है, दैट मीन्स कि इट इज रेप्लिकेटिंग टू इंडेक्स। तो अगर इंडेक्स आपका 10% गिर रहा है तो आपका फंड भी 10% ही गिरेगा। दिस इज द वोलेटिलिटी, दिस इज द बीटा बेसिकली। तो जितना बीटा वैल्यू कम हो, दैट फंड आर वेरी लेस वोलेटाइल कंपेयर टू इंडेक्स और कंपेयर टू द कैटेगरी भी आप देख सकते हो। लाइक जैसे इन दिस सिनेरियो वी आर लुकिंग द 5 years ट्रेलिंग पीरियड, और यहाँ पे कैटेगरी का जो आपका बीटा है दैट इज द 0.93, और पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड का है आपका 0.74, इंडेक्स का है 0.78। तो आपका काफी कम है, 1 से कम होगा आपके लिए बेटर है। शार्प रेशो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जितना ये पॉजिटिव होगा उतना बेटर है। अगर मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो उस 1 रुपए के रिस्क के बदले में मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि अगर उतना ही रिटर्न मुझे एफडी में मिल रहा होगा तो आई विल पुट माय मनी इन एफडी ना, सेफ है। तो मैं ये चाहूंगा कि 1 रुपए के रिस्क के बदले में मुझे पॉजिटिवली रिटर्न्स मिले। आपका शार्प रेशो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस फंड का बेसिकली शार्प रेशो है 0.80 इन अ 5 year ट्रेलिंग पीरियड, कैटेगरी का है 0.37। तो इन दिस कंडीशन इट इज गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ वोलेटिलिटी, कि अगर मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन 16.37 इन अ पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड और कैटेगरी का है 19.24, दैट मीन्स कि अपने एवरेज से कितना डेविएट हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर फंड का एवरेज रिटर्न है 10%, दैट मीन्स दिस फंड कैन जनरेट अ रिटर्न इन अ 5 year ट्रेलिंग पीरियड इज 26.37% और -10 - 6 यानी 6.37 -6.37। तो दिस इज द वोलेटिलिटी। तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा एज पर द कैटेगरी उतना बेटर होगा। लेकिन आप इसको मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ शार्प रेशो और स्टैंडर्ड डेविएशन देखने के बाद आप ये डिसाइड कर रहे हो, आपको ये पूरा फिल्ट्रेशन देखना चाहिए, क्योंकि देयर कुड बी मैनी रीजंस कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। अगर कोई मिड कैप और स्मॉल कैप की देखेंगे तो वोलेटिलिटी डेफिनेटली ज्यादा होगी, तो आप उसकी कैटेगरी से कंपेयर करोगे। तो शार्प रेशो स्टैंडर्ड डेविएशन देखने के बाद ये हमारा एक बेसिक रिस्क मैट्रिक हो गया। अभी क्योंकि हमने 5 years का देखा, आप इसी तरीके से 3 years का भी देख सकते हो। देखो 3 साल से नीचे देखने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वी आर पुटिंग अवर मनी इन इक्विटी। तो 1 साल का परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 साल 2 साल के परफॉर्मेंस छोड़ के, क्योंकि व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग अवर मनी इन इक्विटी, तो वी एक्सपेक्ट कि हम ये पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 3 साल से ऊपर का ही एनालिसिस आपको तैयार करना चाहिए। आप 1 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, 2 साल का परफॉर्मेंस कैसा है, वो इतना मायने नहीं रखता। 3 साल का रिटर्न कंसिस्टेंसी कैसी है, रिस्क मैट्रिक कंसिस्टेंसी कैसी है, लाइक जैसे मैंने अभी समझाया अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशो, आप उसको एनालिसिस कीजिए। अगर कोई और भी ज्यादा पुराना फंड है, 10 साल है, तो 10 साल का भी देख सकते हो। ये बेसिकली डिटेल आपको मॉर्निंग स्टार पे, वैल्यू रिसर्च पे, टिकर टेप पे और भी काफी सारी वेबसाइट्स है, वहां मिल जाएंगी। तो ये हमारा हो गया रिस्क मैट्रिक। अब हम आगे स्टेप रखते हैं रोलिंग रिटर्न एनालिसिस। रोलिंग रिटर्न एनालिसिस के लिए ज्यादातर जो मैं वेबसाइट यूज करता हूं वो है एडवाइजर खोज। इसके अलावा रुपी बेस्ट में भी मिलेगा। इसके अलावा आप टिकर टेप पे भी देख सकते हो, वहां पे भी आपको
अल्फा का ऑप्शन मिल जाता है, रोलिंग रिटर्न एनालिसिस का ऑप्शन मिल जाता है। रोलिंग रिटर्न्स में मतलब क्या है कि अगर मैंने अपना पैसा डाला किसी पर्टिकुलर फंड में एक वन पर्टिकुलर पीरियड में और उस पैसे को मैंने आज विड्रॉ करा तो ये एक वन ट्रेलिंग पीरियड हो गया। अगर मैं ऐसे ही हर दिन इन्वेस्ट कर रहा हूं और 5 साल के लिए होल्ड कर रहा हूं और उसका एक एवरेज ले रहा हूं, दैट इज द ट्रेलिंग रिटर्न, दैट इज द रोलिंग रिटर्न्स। तो आपको ज्यादातर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स कभी नहीं देखने चाहिए। आप देखोगे जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल रहती है वहां पे ज्यादातर आपको दिखेगा कि लास्ट 1 ईयर का रिटर्न कितना है, 3 इयर्स का कितना है। आपको देखना चाहिए कि रोलिंग रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी कैसी है, 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न कितना है, 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न कितना है। यहाँ पे मैं अभी आपको समझाने के लिए ये एडवाइजर खोज की वेबसाइट पे 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न कंसिस्टेंसी बता रहा हूं कंपेयर टू कैटेगरी। यहाँ पे कंपेयर हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से कर रहे हैं क्योंकि हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहे हैं। तो आप जिस फंड को एनालिसिस कर रहे हो आप उस फंड को उस हिसाब से कैटेगरी डिफाइन करना आसान है। ये आपको यहाँ पे काफी अच्छी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि एवरेज रिटर्न कितना है आपके फंड का। 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स की बात करें, ये पीरियड मैंने 2013 से लिया है, 2013 से लेकर 2022 तक मैं 5 साल कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मेरा एवरेज रिटर्न कितना है, दैट इज द 15.55 और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का कितना है, दैट इज द 8.67। अब उसके बाद हम करते हैं कि मेरे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12% से ज्यादा। 12% से ज्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहां पे जस्ट एक ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि भैया देयर इज एन 80% प्रोबेबिलिटी दैट आई वुड हैव मेड मोर देन 12% रिटर्न्स इफ आई स्टे इन्वेस्टेड विद दिस फंड फॉर अ 5 इयर्स पीरियड। इफ आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी फ्रॉम 2013 टू 2022, 2013 से लेकर 2022 तक मैं 5 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं, तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि देयर इज एन 80% प्रोबेबिलिटी कि आई वुड बी मेकिंग अ 12% CAGR रिटर्न्स। यहां पे हम 12% की बात क्या कर रहे हैं, 12% का मतलब है 6 साल में आपका पैसा डबल। तो जितना ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होगा उतना अच्छा फंड है, यानी वो फंड कंसिस्टेंटली उतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पे हमने से अगर हम अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को देखोगे तो देयर इज अ लेस देन 30% प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड हैव मेड मोर देन 12% रिटर्न्स। मतलब आप देखोगे तो 30% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है कि आप 12% से ज्यादा रिटर्न्स कमाए होते अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करोगे। यहां पे हम निफ्टी 500 TRI की बात कर रहे हैं। तो कंपेयर टू कैटेगरी दिस फंड इज डूइंग वेरी वेल इफ वी लुक एट द लास्ट 5 ईयर ट्रेलिंग पीरियड, 5 ईयर रोलिंग पीरियड फ्रॉम 2013 टू 2022। तो ये 5 इयर्स का हो गया। इसी तरीके से आप 3 इयर्स का भी देख सकते हो, लेकिन हम क्योंकि व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग अवर मनी इन इक्विटी तो कम से कम 5 साल तो देने चाहिए, 3 साल तो मिनिमम और 5 साल तो का देने ही चाहिए। वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूं कि 5 साल से ऊपर का होना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल एनालिसिस हमारा रेडी हो गया कि हाँ इसकी रिटर्न कंसिस्टेंसी काफी बेटर है। इवन मैंने इसका चेक किया था 3 इयर्स का भी, तो 3 इयर्स की जो रोलिंग रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी है दैट इज आल्सो मोर देन 80% इन अगर आप 12% से ज्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी देखते हो, अगर आप इसे कैटेगरी से कंपेयर करते हो। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है रिटर्न एनालिसिस में, जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज द कैप्चर रेशो। कैप्चर रेशो 2 तरीके से हो सकती है, अपसाइड कैप्चर रेशो, डाउनसाइड कैप्चर रेशो। अपसाइड कैप्चर रेशो का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट अपसाइड डायरेक्शन में है, तो आप ये भी एक्सपेक्ट करोगे कि जो मेरा फंड है वो भी पॉजिटिव रिटर्न्स दे, इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे, नहीं तो लगभग इंडेक्स के आसपास तो रिटर्न दे, पॉजिटिव रिटर्न दे। अगर निफ्टी 10% बढ़ रहा है तो इवन आई वुड एक्सपेक्ट कि ये भी 10% तो बढ़े, या कम से कम 7% बढ़े, 8% बढ़े, एक पॉजिटिव रिटर्न हो। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि ज्यादा रिटर्न हो। देखो अगर ये 10% बढ़ रहा है, आप ये एक्सपेक्ट करो कि नहीं 11% बढ़ना चाहिए, ये तो ठीक है। अगर 11% बढ़ना है तो रिस्क भी लेना पड़ेगा। दूसरा जो जरूरी चीज आती है वो आती है डाउन साइड प्रोटेक्शन, जो आपको मस्ट ध्यान देना है। जितना ज्यादा डाउन साइड प्रोटेक्टेड उतना बेटर होगा। जितना ज्यादा कैपिटल आपका मार्केट में लॉस होने से बचता है, आगे जाके वही कैपिटल एप्रिसिएट होती है, उसी में ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर मैं से छोटी से ब्रीफ डेफिनेशन में बताऊं तो अपसाइड का मतलब है कि आपका फंड बेंचमार्क जब अपसाइड डायरेक्शन में है तो कितनी बार, 100 में से कितनी बार आपका फंड पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अगर 100 बार मार्केट बढ़ रहा है, 100 में से कितनी बार दे रहा है, डाउन साइड हो रहा है तो कितनी बार गिर रहा है। आप इसे इस तरीके से अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो अपसाइड रेशो जितनी ज्यादा हो उतना बेटर है, डाउन साइड कैप्चर रेशो जितनी कम हो उतना बेटर है। तो यहां पे आप देखेंगे ये मैंने 5 इयर्स का अपसाइड और डाउन साइड कैप्चर रेशोस है, ये मॉर्निंग स्टार की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मॉर्निंग स्टार पे है और भी बाकी वेबसाइट्स पे आई थिंक मिलेगा, लेकिन मॉर्निंग स्टार पे, एडवाइजर खोज पे, वैल्यू रिसर्च पे आई डोंट नो कि आपको मिलेगा। ये फंड फैक्ट शीट में भी आपको डिटेल्स मिल सकती है।
तो जैसे कि इस पर्टिकुलर फंड का हमने 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न्स का अपसाइड कैप्चर रेशो देख रहे हैं, दैट इज द 84, कैटेगरी का 92। ठीक है, ऑब्वियसली ये कम है, अगर कैटेगरी से कंपेयर किया जाए तो कम है 5 इयर्स के पीरियड में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर फंड 100 में से 84 टाइम्स यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव रिटर्न्स, यू आर बीटिंग द बेंचमार्क, यू आर at least you are getting the same return जो Nifty is giving you in the upside movement. But the best thing in this fund is the downside protection that you need to take care of it. इसका यहाँ पे जो डाउनसाइड कैप्चर है दैट इज द 52, यानी अगर 100 बार में से आपका 100 बार अगर मार्केट गिर रहा है, डाउनसाइड है, तो ये फंड बेसिकली सिर्फ 52 टाइम्स आपका नेगेटिव साइड में है। अगर मैं एग्जैक्टली ये डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझाने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि अपसाइड रेशो पॉजिटिव होना चाहिए, जितना ज्यादा पॉजिटिव है 100 तो दिस इज गुड, 100 के आसपास है तो ठीक है, 80 के आसपास, 80 से ऊपर होना चाहिए, 80 से ऊपर जितना हो उतना बेटर है। 3 इयर्स का पीरियड देखोगे तो ये जो बेसिकली अपसाइड कैप्चर रेशो इट इज मोर देन 90 इन दिस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और डाउन साइड हमेशा कम होना चाहिए, जितना कम हो उतना बेटर है। इन दिस 5 ईयर ट्रेलिंग पीरियड, 5 ईयर रोलिंग पीरियड इट इज 52, कैटेगरी का इट इज 95। तो अगर अपसाइड और डाउन साइड कैप्चर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो फंड इज डूइंग वेरी वेल। दिस फंड इज प्रोटेक्टिंग योर मनी एज वेल एज ग्रोइंग योर मनी। तो यहां पे हमने ये पूरा एक फ्रेमवर्क देखा कि पहले आपने फंड्स के बेसिक ओरिएंटेशंस देखे, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स देखे, देन रिस्क मैट्रिक्स देखा जिसमें अल्फा, बीटा, शार्प रेशो, स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, देन रिटर्न एनालिसिस देखा, रिटर्न एनालिसिस में हमने रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस देखे, देन फिर हमने अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो देखे। इसके बाद जितना भी मैंने अभी एनालिसिस देखा उस हिसाब से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इज अ गुड फंड टू होल्ड। अगर आपके पास ये फंड है तो आप इसमें स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी एज पर द परफॉर्मेंस। तो ये एक बेसिक टेम्पलेट है जो आप किसी भी फंड में यूज कर सकते हो, कोई भी कैटेगरी का फंड हो आप इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेंगी। अगर इस वीडियो से किसी भी तरीके से आपको हेल्प मिलती है मुझे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स पे वीडियोस बनाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।